नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो रीतिकाल पर आधारित है। आज इस YouTube वीडियो में हम रीतिकाल का नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में रीतिकाल सन 1643 से लेकर 1843 तक माना जाता है। इस काल तक हिंदी काव्य अपनी प्रौढ़ता को प्राप्त कर चुका था। कवियों ने काव्यांगों, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्तियों आदि के विवेचन की प्रवृत्ति उभर कर सामने आ चुकी थी। इस प्रकार के विवेचन हेतु लिखे गए जो लक्षण ग्रंथ है वो रीति ग्रंथ कहेंगे। रीतिकाल की परिभाषा और रीति का अर्थ। रीति शब्द का अर्थ आता है विशेष पद रचना, अर्थात काव्य के शोभाकारक शब्द अर्थ के धर्मों से युक्त पद रचना रीति है। शब्द, अलंकार, ध्वनि आदि जिससे शब्द का सौंदर्य बढ़ता है ये रीति के बहिरंग तत्व माने गए। इसी प्रकार गुण, रस, ध्वनि, वाक चातुर्य, अलंकार आदि अर्थ में सौंदर्य का बोध करवाते हैं। इनको रीति का अंतरंग तत्व माना जाता है। इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निर्गुण कवि थे। अतः उनके द्वारा जो रसों और अलंकारों के सर्ष और स्पर्शी उदाहरण प्रस्तुत किए गए, आचार्य शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की अधिकता देकर उसका नाम रीतिकाल रखा, या इस काल का नाम रीतिकाल रखा। रीतिकाल के नामकरण को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत रखे। विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल को अनेक नामों से पुकारा है। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल का है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल का है। ये नाम तत्कालिक संपूर्ण रचनाओं को समेटकर चलता है। इस नाम की व्यापकता, सार्थकता को आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार करते हुए लिखा है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई है। प्रधानतः श्रृंगार रस की रही है। इसे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। श्रृंगार की प्रवृत्ति उस समय समाज और वातावरण की प्रवृत्ति थी। काव्य का जो अंक इसे अछूता नहीं रहा। डॉक्टर रसाल इसे कलाकाल कहते हैं। उनका कहना है कि काव्य ने कला पक्ष का जितना अधिक उत्कर्ष इस काल में हुआ उतना पहले कभी नहीं हो सका। परंतु आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की बहुलता के आधार पर इसका नामकरण रीतिकाल रखा। ये उस समय रीति लक्षण उदाहरण की शैली की एक मुख्य प्रवृत्ति को प्रकट करती है। अब रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल में दो धाराएं हैं। रीतिकाल में दो काव्य धाराएं थी, एक तो रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरी रीति मुक्त काव्य धारा। जिन कवियों ने उपयुक्त लक्षण लक्ष्य वाली पद्धति अपनाई वे रीति की परंपरा से बंधे होने के कारण रीतिबद्ध कहलाई, और जो रीति परंपरा से बंधे होने के कारण रीतिबद्ध कहलाए, और जिन्होंने इस पद्धति का तिरस्कार करके काव्य रचना की और सहज स्वाभाविक पद्धति अपनाई वे रीति मुक्त रहने वाले कहलाए। रीतिबद्ध कवियों में भी दो भेद है, रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध वे कवि है जिन्होंने लक्षण लक्ष्य ग्रंथ वाली पद्धति दोनों लिखे, किंतु जिन्होंने विभिन्न काव्यांगों के लक्षण तो नहीं लिखे पर अपनी काव्य रचना के समय इन लक्षणों का ध्यान अवश्य रखा, जिसे उनकी कविताओं में लक्षणों का उदाहरण देखने को मिलता है। इसी प्रकार रीतिसिद्ध कवि, इस काव्यधारा के कवियों ने रीति शैली को पृष्ठभूमि में रखा। इन कवियों ने न तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और न ही अलग से नायिका भेद का वर्णन किया है। बिहारी, बेनी, यजनेश, कृष्ण कवि आदि है। बिहारी इस धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। इसी प्रकार अंतिम है रीति मुक्त काव्यधारा। इन कवियों ने रीति को महत्व न देकर प्रत्यक्ष प्रकृति को संचालित किया है। रसखान, गहरानंद, शेख, आलम, बोदा इस काव्यधारा के प्रमुख कवि है। धन्यवाद।